पापा के मरने के बाद बेटों और बेटियों ने सारी जायदाद हड़प ली और कोई दुबई तो कोई पेरिस चला गया। और माँ एक मजबूर अशोक के हिस्से में आई, जो सारा दिन सड़कों पर भीख मांगकर बूढ़ी माँ का पेट पालता था और माँ से कहता, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकता। तो माँ उसे सीने से लगाकर सिसकियाँ भर कर रोती। अशोक के हिस्से में जो मकान आया था, 5 साल बाद भाई और बहन उसका भी हिस्सा करने आ गए। तो अशोक ने वह मकान उनको दिया और माँ को लेकर जैसे ही बाहर निकला तो पूरा मोहल्ला चीखें मार मार कर रोने लगा। तो अचानक मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपने बहन भाइयों पर भरोसा किया था। मुझे लगता था कि मेरे बहन भाई भी मेरे साथ यूं ही प्यार करते हैं जैसे मेरे बाप मेरे साथ प्यार करते हैं। मगर मुझे इस बात की कहाँ खबर थी कि मेरे बहन भाई तो हकीकत में झूठी मोहब्बत का पर्दा ओढ़े हुए इस घर में रह रहे हैं। मेरी जब पैदाइश हुई थी तो पैदाइश के पहले ही दिन जब मेरी माँ अस्पताल से घर वापस आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में सिर्फ मेरे माँ बाप को ही नहीं बल्कि मुझे भी चोटें आई थीं। मेरी एक टांग में कुछ समस्या हो गई थी, हड्डी 4 जगह से टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने जब मेरा इलाज किया, कहने लगे मेरी हड्डियाँ बहुत नरम हैं, इसलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और मैं आम इंसानों की तरह चलने लगूंगा। मगर डॉक्टरों ने भी कुछ ऐसी लापरवाही कर दी कि मेरी हड्डी तो जुड़ गई मगर मेरी एक टांग दूसरी टांग से छोटी हो गई और मैं लड़खड़ाकर चलने लगा। जब तक मेरा दायां हाथ मेरे दाएं टांग पर ना होता, मैं चल ही नहीं पाता था। मुंह के बल जमीन पर आ गिर जाया करता था। मेरे 5 बहन भाई और भी थे। वह सभी मुझसे बड़े थे। मेरी माँ जब मुझे इस हाल में देखती तो वह बहुत रोया करती। मेरे पापा मुझे हौसला दिया करते। मेरी माँ बहुत ही नरम दिल की और बहुत अच्छी औरत थी। रो रो कर मेरे पापा से कहने लगी कि अभी तक तो हम जिंदा हैं और अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। यह तो ठीक से चल भी नहीं पाता और इस दुनिया को तो हम तुम जानते ही हो। तभी मेरी बहन भाई मेरे पास चले आते और मेरे माँ बाप को हौसला देकर कहते कि आप फिक्र क्यों करते हैं, हम उसका भरपूर ख्याल रखेंगे, इसे बिल्कुल यूँ पालेंगे जैसे माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं। मुझे शुरू से ही माँ बाप और भाई बहनों ने बहुत ही प्यार मोहब्बत से परवान चढ़ाया था। मैं जब स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। डर था कि जब स्कूल जाऊंगा तो सब मेरी एक टांग छोटी होने की वजह से मजाक उड़ाएंगे। जैसा मैंने सोचा था हुआ भी वैसा ही था। जब स्कूल गया तो बच्चे मेरा बहुत ही मजाक उड़ाते थे, बार बार मुझे धक्का देकर गिरा देते थे। मेरी तो टांग में ही समस्या थी, हर टाइम दर्द रहा करता था। मुझे उससे भी तकलीफ़ हुआ करती थी, जबकि मेरे मास्टर भी मुझ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया करते थे। जरा सी गलती हो जाती तो जल्दी मारने पीटने लगते। मेरा पढ़ाई से दिल उचाट होने लगा तो मैं रोते हुए घर वापस आ गया और माँ को सारी कहानी सुनाने लगा। मैंने तो साफ मना कर दिया था कि मैं अब स्कूल जाकर नहीं पढ़ूंगा। मेरे बहन भाई परेशान हो चुके थे, कहने लगे कि आज पढ़ोगे नहीं तो कल दुनिया में अपना नाम कैसे बनाओगे, माँ बाप का नाम कैसे रोशन करोगे। मगर मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मेरे माँ बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, शायद इसलिए ताकि मुझे अपनी कमजोरी का एहसास न हो, जबकि बाकी भाई बहनों के साथ उनका रवैया काफ़ी सख्त होता था। जितनी वह मुझसे मोहब्बत करते थे उतनी वह बाकी 5 भाई बहनों से बिल्कुल भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरे बहन भाइयों में थोड़ी सी जलन पैदा होने लगी। अक्सर बोल पड़ते कि मम्मी आप अशोक से इतनी मोहब्बत करती हो, उसकी आधी भी आपके हमारे साथ नहीं करती, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, इतना बड़ा हो चुका है मगर उसके बावजूद आप आज तक आप उसके हर काम में मदद करती हैं, उससे यूँ संवारती हैं जैसे 2-3 साल का बच्चा हो। यह बात सुनकर मेरे माँ बाप मुझे प्यार से पुकार कर कहते, यह तो मेरा लाडला बेटा है, मेरा बस चले तो मैं अपना दिल निकाल कर उसे तोहफे में दे दूँ। यही बातें थीं जिन्होंने मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ़ करना शुरू कर दिया था। वह दिल ही दिल में मेरे से जलने लगे थे, मगर ऊपर से मीठी छुरी बनकर मुझसे मोहब्बत जताया करते थे। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि जिन बहन भाइयों पर मैं अपनी जान निछावर करता हूँ, मेरे बारे में इस तरह गलत सोच रखते हैं। मेरे पापा का अपना फैक्ट्री था,
पहले तो वह एक छोटी सी चमड़े की दुकान पर काम किया करते थे, मगर जैसे जैसे भाई बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की तो दोनों भाइयों ने मिलकर पापा को खुद का फैक्ट्री बनवा दिया और यूं वे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। हम लाखों में खेलने लगे थे। हमारा तो अब किसी से मिजाज ही नहीं मिलता था। कई ज़मीनें खरीद कर और कई फ्लैट बनाकर हमने लोगों को किराए पर दे रखे थे। हमारी इस तरह आमदनी हो चुकी थी कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। मगर ना जाने क्यों मैं एक सादगी पसंद लड़का था। मेरे बहन भाई और माँ बाप बहुत खुश रहने लगे थे। वह रोज़ाना बाहर घूमने फिरने जाते। जब मुझे अपने साथ चलने को कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर घर पर ही रह जाता। ना जाने क्यों मुझे बाहर की दुनिया से डर महसूस होता था। ऐसे लगता था जैसे बाहर गया तो लोग मुझे घूर घूर कर देखेंगे। उनकी नज़रों का सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। मैं दुनिया से कतराता था और ख़ासकर उस बात से कि ख्वाब खाता था कि अगर मैं अपने इतने प्यारे और ठाट बाट वाले बहन भाइयों के साथ घर से बाहर गया तो जब मैं उनके साथ लड़खड़ा कर चला तो उनकी बदनामी हो गई। मैं खुद को उनसे बहुत ज़्यादा कम कर समझने लगा था, क्योंकि यह सारी शान व शौकत तो मेरे भाई बहनों की मेहनत की थी, मेरे पापा की मेहनत थी। मेरी क्या औकात थी। मैं तो हर टाइम घर में किसी फिजूल सी चीज़ की तरह पड़ा रहता था। माँ बाप भी मेरे खातिर घर रुक जाया करते। वह कहने लगते कि अगर हमारा बेटा बाहर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। बहन भाइयों का चेहरा उतर जाया करता। वह कहने लगते कि कभी तो अशोक के अलावा हमारे बारे में भी सोच लिया करो। जब देखो आप उसी की तरफदारी कर रहे होते हैं और उसी की साइड ले रहे होते हैं। कभी तो हमारी खुशियों में भी शामिल हो जाया करो। मजबूरन माँ बाप को भी उनके साथ जाना पड़ता और मैं घर बैठकर रोता रहता, भगवान से शिकायत करता रहता, आखिर क्यों मेरे साथ यह मजबूरी लगाई। अगर मैं भी आम लोगों की तरह होता तो शायद मेरी भी अपनी एक शान होती। मैं उठकर आईने के सामने खुद को देखने लगा। मेरा तो उस हादसे ने हाल ही बुरा कर दिया था। मैं 22 साल का हो चुका था, मगर उसके बावजूद इस तरह सूखा तिनका था। मैं एक मरीज़ था। मेरी हड्डियां बाहर को निकली हुई थीं और मेरी एक टांग भी कमज़ोर थी। मैं अपना भद्दा और बेढंगा सा शरीर देखकर वापस आकर बैठ जाया करता और घुट घुट कर रोया करता। मैंने खुद को बिल्कुल ही दुनिया से काट कर रख दिया था। यहाँ तक कि लोग यह गुमान करने लगे कि मेरे माँ बाप को के सिर्फ 5 ही औलाद हैं। मुझे तो सब भूल ही चुके थे। कोई इक्का दुक्का लोग जानते थे कि मैं भी जिंदा हूँ और इसी घर में रहता हूँ। यूं ही टाइम बीतता चला गया और मेरे पापा की तबीयत खराब रहने लगी। वे करोड़ों की जायदाद के मालिक थे। एक रोज़ उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बुलाया। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्होंने सबको अपने पास बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी जायदाद अपने बच्चों में बराबर बराबर बांट दूँ। और उन्होंने वकील को भी बुलवा रखा था। मेरे माँ बाप भी वहीं पर थे और मेरे सारे भाई बहन भी वहीं पर थे। मैं वहाँ पर नहीं गया था, मगर जब मुझे मेरी माँ ने आवाज़ दी तो मैं कमरे में चला आया। मुझे कमरे में आता देखकर मेरे भाई बहन का चेहरा बिगड़ गया था, जैसे कि मेरी मौजूदगी उन्हें पसंद नहीं आई हो। मैंने एक गहरी सांस ली और चुप से सर झुकाकर मम्मी के पास बैठ गया। पापा ने लड़खड़ाती हुई जुबान से मेरा नाम लिया और कहने लगे कि अशोक बेटा, इधर मेरे पास आओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने यूं बहन भाइयों में मुझे अलग से बुलाया तो मेरे चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। वहीं बाकी बहन भाइयों के चेहरे पर नागवारी भर आई। मैं जानता था कि उन्हें यह सब पसंद नहीं आया। मैं उठा और चलते हुए पापा के पास जाकर बैठ गया। मैंने पापा का हाथ थामा और अपनी जुबान से लगाकर रोते हुए बोला कि पापा आप हुक्म करें, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने जब ऐसा कहा तो सारे मेरे भाई बहन मेरी तरफ मुस्कुराहट भरी नज़रों से देखने लगे और मेरा मजाक बनाने लगे। वह गुस्से वाली मुस्कुराहट भरी नज़रों से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरे पापा कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने वकील से कहा मैं जो ज़मीन और जायदाद जिस बेटे के नाम कर रहा हूँ तुम वह लिखते जाना। यह कहकर उन्होंने मेरी बहनों से जायदाद का बंटवारा करना शुरू किया। उन्होंने मेरी बहनों को उनका हक दिया और छोटे भाई को उसका हिस्सा दिया। अब पीछे मैं और मेरा बड़ा भाई ही बचे थे और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद था। मेरे पापा ने अभी मेरे बड़े भाई का नाम लिया ही था कि उनकी सांस अटकने लगी। मम्मी और हम सब भागकर पापा के पास आए, उन्हें उठाकर पानी पिलाने लगे।
अभी पानी का एक घूंट उनके हलक से उतरा भी नहीं था कि वह भगवान को प्यारे हो चुके थे और हमें इस दुनिया में छोड़कर जा चुके थे। बड़ा भाई पापा को बार बार बुलाकर सवाल करने लगा कि पापा उठें, आपने क्या सवालिया निशान छोड़ दिया है, मुझे तो बताएं कि मेरी जायदाद कौन सी है। भाई को ऐसा कहते देखा तो माँ धड़क कर कहने लगी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल लेकर जाओ, तुम्हें जायदाद की पड़ी है। मगर वह तो उसी टाइम ही दम तोड़ चुके थे। पापा के जाने का सदमा सबसे ज़्यादा था मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसा नहीं था कि बाकी भाई बहनों को सदमा नहीं था, मगर उनके चेहरे पर वह गम और दुख नहीं नज़र आ रहा था। आखिर को बैठे बिठाए वह करोड़ों की जायदाद के मालिक बन चुके थे। उनके चेहरों से तो लालच और बेईमानी झलक रही थी। पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अभी हम सब पापा के अंतिम संस्कार करके वापस आए ही थे कि बड़ा भाई आकर कहने लगा कि पीछे जो जायदाद बची है उसका वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि पापा ने उस टाइम मेरा नाम ही लिया था जब उनका दम निकलने वाला था। मेरी माँ ने एक बेयकीनी की नज़र बेटे पर डाली और कहने लगी, यह क्या हो गया है तुम लोगों को? अभी अभी तो तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार करके आए हैं और तुम अभी से यह बातें करने लगे हो। क्या तुम्हें पापा से ज़्यादा उस जायदाद की फिक्र है? उस टाइम तो भाई चुप हो गया, मगर थोड़े दिनों बाद उसने वकील से कहकर वह सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। सब भाई बहन अमीर हो चुके थे, करोड़ों के मालिक से ऐश करने लगे थे। उन्हें तो जरा भी गम नहीं था कि पापा की मृत्यु हो गई है। अभी सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं। मेरी माँ ने अपने बेटों के बदलते हुए रवैये देखकर जब खबर मिली कि बड़े भाई ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है, तो वह गुस्से से कहने लगी कि क्या ये बेहूदगी है। उस जायदाद में सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि अशोक भी बराबर का हिस्सेदार था। तुम दोनों ही रहे थे, फिर तुमने सारी जायदाद आखिर अपने नाम क्यों करवा ली? इतना सुनना था कि बड़ा भाई नखरीले से अंदाज में सर झटक कर माँ से कहने लगा कि उसने आज तक किया ही क्या है। पहली बार मैं स्कूल में डाला था तो रोता पीटता घर वापस आ गया था। आज तक ना ही उसने कारखाने का काम संभाला है, ना ही एक चीज़ उठाकर इधर से उधर रखी है। फिर आखिर उसका किस बात का हिस्सा? उसको तो मैंने परवान चढ़ाया है। आज तुम लोग करोड़ों में खेल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरे बहन भाइयों की मेहनत से। अशोक नामी बीमार को हम जानते ही नहीं हैं। इतना सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सदमे के मारे अपने बहन भाइयों को देखने लगा जो बिल्कुल ही पराये हो चुके थे। माँ तो सदमे से ज़मीन पर गिर चुकी थी। वह कहने लगी कि तुम लोगों को करोड़ों की जायदाद मिल चुकी है, भले ही अशोक ने कुछ ना किया हो, मगर वह भी तो मेरी औलाद है, तुम लोगों का भाई है और उसका भी उसमें बराबर का हिस्सा है। मगर मेरे भाई बहन तो इस तरह दौलत के नशे में धुत हो चुके थे कि माँ की इज्जत की परवाह ही ना रही। अगले चंद ही रोज में सभी भाई बहनों ने वर्ल्ड टूर का प्लान किया। कोई दुबई चला गया, कोई पेरिस चला गया। वह लोग घूमने फिरने के लिए वहीं चले गए और जाते हुए कह गए कि हम लोग वहीं पर सेटल हो जाएंगे। अगर अच्छी लड़की मिल गई तो वहीं पर शादी भी कर लेंगे। सब अपनी मर्जी के मालिक थे। मेरी माँ उनको रोकती रह गई, मगर 5 दिनों के अंदर अंदर हमारी तो ज़िंदगी ही बदल चुकी थी। सारे बहन भाई दूसरे देश में जा चुके थे। हर चीज़ उनके नाम हो चुकी थी सिवाय हमारे रह रहे घर के। वही छोटा सा घर जहाँ हम लोग रहा करते थे। बड़ी कोठियों और बंगले तो सब बहन भाइयों के नाम हो चुके थे। मैं और माँ अपना सामान उठाए वापस उसी छोटे घर में आ गए। मेरी माँ रोती रहती। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे जो अपना और अपनी माँ का पेट पाल सकता था। माँ के पास जो जमा पूंजी थी उससे माँ राशन ले आई और हम खाने लगे। मेरे पास एक मोबाइल था। जब ज़रूरत पड़ी तो उस मोबाइल को बेच डाला और अपनी माँ के लिए दवा ले लिया और घर का खर्च पूरा करने लगा। मगर आखिर कितने रोज़ उन पैसों से घर चलता? मेरी माँ भी अपनी बेवफा औलाद के बारे में सोच सोचकर बीमार रहने लगी थी। उन्हें दिल की बीमारी लग चुकी थी और अक्सर यूं ही बिस्तर पर पड़ी रहती और रोती रहती। मैं अपनी माँ को उस हालत में नहीं देख सकता था। मैं उन्हें हौसला देता और समझाता कि आप परेशान मत हुआ करो, आपका बेटा आपके साथ है। मैं किसी भी तरह करके आपका इलाज करवाऊंगा और आपको इस बीमारी से छुटकारा दिलवाऊंगा। हम बहुत जल्दी ही दोबारा पहली वाली हालत में आ गए थे।
मगर उसके बावजूद मेरी माँ रोती रहती और कहती कि मुझे माफ़ कर दे, आज तेरे साथ जो भी हो रहा है वह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मगर उसमें तो किसी की गलती ना थी, यह तो मेरे भाई बहन ही थे जो बेवफा निकले थे। वीरवार का दिन था। मैंने माँ से वादा किया कि आज ज़रूर अपने लिए कोई काम ढूंढ कर आऊँगा। आज सुबह से हमने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं घर से निकला और मारा मारा दुकान पर काम ढूंढने लगा, मगर किसी ने भी मुझे काम पर ना रखा। सब मेरी लाचारी देखकर मुझे निकाल देते। तुम आखिर यहाँ पर कैसे काम कर सकते हो? आखिर एक मंदिर के करीब से गुजरा तो देखा कि कई लोग वहाँ पर बैठे लोगों से भीख मांग रहे हैं। कोई सड़क किनारे बैठा तो कोई उसके पास। मैं भी अपनी इज्जत परवाह को एक तरफ रखा और चलता हुआ भिखारियों की लाइन में खड़ा हो गया। तभी एक आदमी मंदिर से बाहर निकला और उसने मेरे हाथ पर 50 रुपये रख दिए। 50 रुपये देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर मैं क्या करता। मुझे यही काम अच्छा लगा। मैं सड़क पर भीख मांगने लगा। मैं जब पैसे लेकर घर आया तो माँ कहने लगी, तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? और रोज़ मैंने 500 रुपये कमाता। मैंने माँ से कहा कि छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ, उसी से पैसे मिलते हैं। तो माँ खुश हो गई, मगर उसके बावजूद मैं शर्मिंदा था। मैं तो अपनी माँ को वापस पुरानी हालत में देखना चाहता था। मैं और मेरी माँ अब हम एक दूसरे का सहारा थे। यूं ही करते करते कई साल बीत गए। मेरी माँ बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। 4-5 साल बीत चुके थे और इतने अरसे में मेरे बहन भाइयों ने एक बार भी पलटकर हमारा हालचाल नहीं पूछा था। उन्हें तो पैसे मिल चुके थे, मेरा ना सही कम से कम अपनी माँ का ख्याल कर लेते। 5 साल पीछे तो एक रोज़ जब मैं भीख मांगने के लिए घर से निकलने लगा तो मुझे अपने पुराने बंगले के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी नज़र आईं। मैं हैरानी से देखने लगा, उस घर का दरवाज़ा भी खुला था। शायद मेरे भाई बहन वापस आ चुके थे। सभी ने शादियाँ कर ली थीं। किसी की बीवी गोरी अंग्रेज की तो किसी की अजीबोगरीब शक्ल की। मालिक और वह लोग हमारे धर्म के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। मैंने सोचा कि शायद उन्हें अपनी माँ का ख्याल आ गया होगा। मैं फ़ौरन वापस घर लौटा और माँ को यह खुशखबरी सुनाने लगा। कुछ देर बाद बड़े बहन भाई मेरे घर आए। सीधा मेरे घर में अंदर चले आए तो उनके चेहरे से अजीब सी मुस्कुराहट टपक रही थी। आकर उन्होंने माँ का हालचाल पूछा और कहने लगे कि हम उस घर का बंटवारा करना चाहते हैं। इतना सुनना था कि मेरे और माँ के होश उड़ गए और कहने लगे कि सारी जायदाद तो हम बहन भाई की बनाई हुई है, जिसका हिस्सा हुआ, जबकि यह घर तो हमारा बाप दादा का है और मेरे बाप का बनाया हुआ है। घर में हम सबका बराबर का हिस्सा है। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला कि क्या करोड़ों की जायदाद कम पड़ गई थी जो अब इस घर को भी लूटने चले आए? इतना सुनकर भाई ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं चुप रह गया। मेरी माँ तो उस टाइम दवा लेकर सो चुकी थी। अगर वह मंजर देखती तो शायद वहीं पर दम तोड़ जाती। मैंने चुप से घर के कागजात भाई के हवाले कर दिए। वह कहने लगा, अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल जाओ। जब मेरी माँ ने यह मंजर देखा तो फ़ौरन बच्चों को बद्दुआ देकर बोली कि तुम लोग कंगाल होकर रह जाओगे, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं और मेरी माँ घर से अपना सामान लेकर निकल गए। भाइयों ने तो 5 साल में सारी जायदाद उड़ा दी थी। अब उनके पास एक फूटी कौड़ी रुपए न थे। उन्होंने जो बिजनेस किया था वह भी डूब चुका था। तभी उनका नया कारोबार शुरू करने के लिए वह उस घर की ज़मीन ले गए थे। मैं अपनी माँ को लेकर बाहर निकल गया तो माँ रोते हुए बोली, बेटा तू तो गुजारा कर लेगा, मगर मेरी जिम्मेदारी थी तुझे भारी पड़ रही है। मेरी जिम्मेदारी तो तुझे मार डालेगी, इसलिए बेहतर है कि मैं यह दुनिया ही छोड़कर चली जाऊं। इतना कहकर मैं फ़ौरन हाथ छुड़ाकर सड़क की तरफ भागी। दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ माँ के पीछे भागा, मगर तभी माँ गाड़ी से टकरा गई। यह तो शुक्र था कि गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी थी। मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी वाला उतरा और मेरी माँ को लेकर अस्पताल चला गया। मैं बेतहाशा रोता रहा। उसने जब मुझसे सवाल किया तो मैं खुली किताब की तरह सब कुछ उसे बताने लगा, जिसे सुनकर वह भी परेशान हो गया। कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाइयों ने जो किया उसकी सज़ा खुदा ज़रूर देगा, मगर मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूँगा। वह आदमी एक वकील था और अच्छे लोगों से उसकी जान पहचान थी। उसने मेरे से
सब कुछ सुनकर कहा कि मेरे भाई मेरा हिस्सा खा चुके थे, मगर उसने मुझे और मेरी माँ को मेरे भाइयों से करोड़ों की जायदाद वापस दिलवाई और वह मुझे अपनी कंपनी में काम सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मगर उसने मुझ पर 2-3 साल लगाकर सारा काम समझाया। मेरे लिए बाकायदा उस्ताद रखे। यकीनन उस जैसे फरिश्ते लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। उसने हर एक चीज़ सिखाया और फिर ऐसा काम बताया जो मैं घर बैठकर कंप्यूटर पर कर सकता था। मैं घर रहकर वह काम करता और महीने की तनख्वाह मेरे अकाउंट में आ जाया करती। मेरी माँ खुश थी और मैं भी खुश था कि मैं बेकार नहीं, बस खुद को कमज़ोर समझकर इस दुनिया से किनारा कर लिया था, जबकि हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। मेरे भाई तो कंगाल हो चुके थे। थोड़े ही साल में वह बिल्कुल खाली हाथ रह गए थे। वापस मेरे दर पर लौट आए, मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मेरी माँ कहने लगी कि उन्हें निकालो इस घर से, जैसे उन्होंने हमें निकाला था। मैंने एक नज़र भाइयों पर डाली। उनकी आंखों में शर्म थी। हाँ, हो सकता था कि वह दोबारा जब उनके पास पैसे आ जाएं तो वह दोबारा बुरे बन जाते, मगर मैं उन जैसा नहीं था। उन्हें घर में रहने की इजाज़त दे दी और उन्हें नया कारोबार भी शुरू करने को दिया। वह शर्मिंदा थे, मुझसे माफ़ी मांगते रहते, मगर मैंने एक गहरी सांस ली, उन्हें माफ़ कर दिया। मेरी माँ को मुझ पर फ़ख्र था और यकीनन मेरे बाप को भी होगा। खैर, अगर मैं भी उन्हें धक्के देकर घर से निकाल देता तो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहता। मैं अपने भाइयों जैसा नहीं था और ना ही बनना चाहता था। बस उन्हें एक आदमी का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया था, हर चीज़ सिखाया था। काश मेरे भाइयों ने मुझे यूँ मजबूत किया होता। बहुत पहले ही मैं एहसास कर चुका होता और बहुत पहले ही निकल कर आगे पहुँच चुका होता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।